इलेक्ट्रल बॉन्ड इज़ अ बिग स्कैम। इलेक्ट्रल बॉन्ड आज तक का सबसे बड़ा घोटाला। कई बड़े नेता और कंपनियों के सीईओ जा सकते हैं जेल। नमस्कार, सफ़र 24 से मैं रंजन कुमार। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, मैंने लिखा है इलेक्ट्रल बॉन्ड आज तक का सबसे बड़ा घोटाला है, इट्स अ बिग स्कैम। चंदा के नाम पर धंधा, यह खेल है बड़ा गंदा और इस खेल को सभी पार्टियां खेल रही हैं, परंतु फ्रंट फुट पर बीजेपी खेल रही है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं और कैसे यह आज तक का सबसे बड़ा घोटाला है और कैसे इसमें बड़े नेता से लेकर कारपोरेट घराने के लोग जेल जा सकते हैं, यह मैं सब कुछ बताऊंगा पूरे प्रमाण के साथ। बस वीडियो में अंत तक बने रहिए। 2017 वो साल था जब इलेक्ट्रल बॉन्ड को मोदी सरकार के द्वारा लाया गया था। इलेक्ट्रल बॉन्ड के नाम पर राजनीतिक पार्टियों को चंदा देने का जो गंदा खेल खेला गया, इसमें सबसे बड़ी बात यह थी कि सब कुछ जनता से छुपे रुस्तम किया जा रहा था, पूरे सीक्रेट तरीके से, जिसे आप चंदा के नाम पर गंदा खेल ही नहीं, नंगा खेल भी कह सकते हैं। 22 मार्च 2017 जब इलेक्ट्रल बॉन्ड लाया गया, उस दिन से ही पैसे को इधर से उधर करने और ब्लैक मनी को वाइट करने का इलीगल खेल लीगल कर दिया गया। ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि राजनीतिक पार्टियों को दिया जाने वाला चंदा बिल्कुल टैक्स फ्री था। आप सोच कर देखिए, आज आप जब 10 रुपये का एक साबुन भी खरीदते हैं तो उस पर जीएसटी लगा होता है, अर्थात 10 रुपये की खरीदारी पर भी आप टैक्स दे रहे हैं और यहाँ करोड़ों करोड़ रुपया टैक्स के दायरे से बाहर करने का खेल चल रहा था और बड़ी ही सुगमता से राजनीतिक पार्टियाँ इसका फ़ायदा उठा रही थी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देना चाहता हूं, जो इस इलीगल खेल पर फुल स्टॉप लगाया। जी हां, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट हमेशा से सुप्रीम रहा है और आज जब 7 सालों के बाद इस पूरे इलेक्ट्रल बॉन्ड के खेल को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया है, तो हम लोगों को एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर गर्व करना चाहिए। परंतु जिज्ञासा इस बात की है कि आखिर इस गंदे खेल को सुप्रीम कोर्ट तक लेकर आया कौन। वीडियो में बने रहिए, उनका भी नाम बताएंगे आपको जिन लोगों ने इसका पर्दाफाश किया। चलिए फिलहाल संक्षेप में जान लेते हैं कि इलेक्ट्रल बॉन्ड के नाम पर टोटल कितने हजार करोड़ का घोटाला हुआ और इस घोटाले में सबसे आगे कौन 3 राजनीतिक पार्टियां रही। तो आपको बता दें, कुल 12,000 करोड़ के इलेक्ट्रल बॉन्ड की खरीदारी की गई, जिसमें अकेले 6,000 करोड़ बीजेपी के खाते में गया, अर्थात लगभग 47%। आप कह सकते हैं कि गंदे खेल के इस कारोबार में सबसे आगे बीजेपी रही। दूसरे नंबर पर टीएमसी, तृणमूल कांग्रेस, जिसे 1,600 करोड़ का बॉन्ड मिला, यानी लगभग 12%। तीसरे नंबर पर कांग्रेस थी, जिसे 1,400 करोड़ का बॉन्ड मिला, यानी लगभग 11%। आपको यदि सभी पार्टियों को मिले इलेक्ट्रल बॉन्ड के बारे में जानकारी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, हम बता देंगे। फिलहाल 3 पार्टियों को जिनको सबसे अधिक चंदा मिला, उनका नाम मैं आपको बताया हूँ। आपको मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि चंदा लेना राजनीतिक पार्टियों के लिए कोई नई बात नहीं है, कोई बुरी बात भी नहीं है और न ही कोई स्कैम या घोटाला है, क्योंकि राजनीतिक पार्टियों को चंदा देना यह सदियों से चला आ रहा है। पर स्कैम यह है कि आप चंदा के नाम पर धंधा कर रहे हैं। स्कैम यह है कि आप चंदा के नाम पर टैक्स की चोरी कर रहे हैं। स्कैम यह है कि आप चंदा के नाम पर आम गरीब जनता का पैसा लूट रहे हैं। इलेक्ट्रल बॉन्ड को स्कैम या घोटाला कहने के पीछे एक छोटी सी लॉजिक दे रहा हूँ आपको। राजनीतिक पार्टियां राजनीति करने के लिए चंदा लेती है, कोई मंदिर, मस्जिद, स्कूल या अस्पताल बनाने के लिए नहीं। चंदा तो फिर टैक्स फ्री इस चंदे को क्यों किया गया? अपनी राजनीति रोटी सेकने के लिए चंदा को टैक्स फ्री करना कहाँ तक जायज़ है? अगर यह गलत है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। एक दिलचस्प बात बताना चाहता हूँ। मोदी सरकार अपने फ़ायदे के लिए बड़े से बड़ा झूठ सहजता से बोल लेती है। इलेक्ट्रल बॉन्ड को लोकसभा में जब इंट्रोड्यूस किया गया था, मोदी सरकार ने झूठ बोला था। आपको बता दें कि इलेक्ट्रल बॉन्ड जब 2017 में लोकसभा में लाया गया था तो विपक्ष की ओर से काफ़ी विरोध किया गया था। उस वक्त
विपक्ष का सबसे बड़ा डर ये था कि सत्ता पक्ष के अलावा विपक्ष को चंदा देने वाले पर सरकार कार्रवाई कर सकती है, क्योंकि इलेक्ट्रल बॉन्ड की बात जनता से छुपाई जा रही है, परंतु सरकार को तो सब मालूम रहेगा कौन किसको चंदा दिया, कितना दिया। तब इस पर उस वक्त के फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली ने कहा था, आप चिंता न करें, इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदने वाले का कोई डिटेल रखा नहीं जाएगा, यह सब कुछ गुप्त रहेगा, कौन खरीद रहा है और किसे दे रहा है ये सब गुप्त रहेगा। परंतु सरकार विपक्ष को दिए गए वादे से पलट गई और सरकार के निर्देश पर एसबीआई ने इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदने वाले का एक सीक्रेट यूनिक कोड के माध्यम से सभी का डिटेल रखा गया। इसका मतलब यह हुआ कि कौन किसको कितना चंदा दे रहा है यह सरकार को पता है और सरकार इसे एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर सकती है। अर्थात अगर कोई बड़ी कंपनी विपक्ष की किसी पार्टी को बड़ी रकम का चंदा दिया तो सरकार इसका पता लगाकर उस पर कार्रवाई कर सकती थी या फिर उसे डबल चंदे का डिमांड कर सकती थी। और ऐसा बीजेपी सरकार विपक्ष के साथ कर भी रही थी। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि कई ऐसी कंपनियों के नाम सामने आए हैं जिस पर ईडी की कार्रवाई के बाद बहुत बड़ी रकम का इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से भाजपा को चंदा दिया गया है। इस इलेक्ट्रल बॉन्ड के चंदे के खेल में एक टेक्निकल बात भी समझनी होगी आपको। आखिर क्यों सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक घोषित कर दिया? तो मैं आपको बता दूं, इलेक्ट्रल बॉन्ड को असंवैधानिक करार देने के पीछे सबसे बड़ी बात थी सूचना के अधिकार का हनन। जी हाँ, यह इलेक्ट्रल बॉन्ड का पूरा खेल सूचना के अधिकार के विरुद्ध था, क्योंकि इसमें सब कुछ छुप रुस्तम यानी सीक्रेट तरीके से किया जा रहा था। सूचना का अधिकार ये कहता है कि सार्वजनिक रूप से देश में हो रही किसी भी एक्टिविटी के बारे में जानने का जनता को पूरा अधिकार है और इसी बिंदु को सुप्रीम कोर्ट ने पकड़ लिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा इस सीक्रेट चंदा के नाम पर बड़ा धंधा हो सकता है, मतलब बिजनेस ट्रांजैक्शन के लिए इस टैक्स फ्री चंदे का इस्तेमाल किया जा सकता है। चंदा लेने के बाद कोई भी स्टेट और सेंट्रल में जो राजनीतिक पार्टियां सत्ता में रहेंगी कंपनियों को बिजनेस ऑफर कर सकती हैं और इन्हीं सभी कारणों के चलते सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्ट्रल बॉन्ड के इस धंधे को असंवैधानिक करार दे दिया और एसबीआई को इलेक्ट्रल बॉन्ड से रिलेटेड सभी जानकारी एक्शन मोड में आकर रिलीज़ करने को कहा। एसबीआई ने 2 दिनों में इलेक्ट्रल बॉन्ड से रिलेटेड सभी जानकारी दे दी। सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई को एक्शन मोड में क्यों कह रहा हूँ ये आप समझिए। इसलिए कह रहा हूँ कि पहली बार जब सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई से जानकारी मांगी थी तो एसबीआई ने 3 महीने का समय मांगा था और कहा था कि हम इलेक्शन के बाद ये आपको दे पाएंगे। और जब सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाई तो 2 दिनों के अंदर सारी जानकारी निकल कर आ गई और एसबीआई ने इलेक्शन कमीशन को दे दिया। इलेक्शन कमीशन ने इसे अपने साइट पर पब्लिश कर दिया। आपको मैंने कहा था चंदा के नाम पर जो धंधा हो रहा है और यह धंधा बड़ा ही गंदा है, यह कैसे है, चलिए आपको एक उदाहरण से हम आपको समझाते हैं, फिर हकीकत पर आएंगे। हम सभी जानते हैं कि हमारे देश का विकास टैक्स के पैसे से होता है, वो चाहे पब्लिक के टैक्स का पैसा हो या किसी कंपनी के। तो मान लीजिए एक कंपनी है जिसने करोड़ों का कारोबार किया लेकिन टैक्स चोरी कर लिया, उसने सरकार को टैक्स नहीं दिया। अब टैक्स नहीं दिया तो देश के विकास का कार्य बाधित होगा। इस पर सरकार एक्शन लेगी और टैक्स नहीं देने वाली कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर सकती है या फिर उसको फाइन लगा सकती है। लेकिन यदि कोई सत्ताधारी पार्टी कंपनी के से हाथ मिला लेती है और कहे कि आपने जो टैक्स चोरी किया है उस पर हम कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, बस आप हमारी पार्टी को 10 करोड़ का चंदा दे दीजिए, यह एक मानी हुई रकम है। अब आप ही बताइए ये घोटाला हुआ कि नहीं, यह स्कैम है या नहीं। चलिए आपको एक और उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए कोई कंपनी है जो किसी राज्य में अपना प्रोजेक्ट लगाना चाहती है, परंतु कंपनी उस काम के लिए एलिजिबल नहीं है, अर्थात प्रोजेक्ट को लगाने के लिए सारे पैमाने पर खरी नहीं उतरती है, फिर भी उसे काम लेना है। अब वह कंपनी वहाँ की सरकार के साथ एक डील करेगी कि हम आपकी पार्टी को 20 करोड़ का चंदा दे रहे हैं, आप हमें 2000 करोड़ का प्रोजेक्ट दिलवा दो। अब आप ही बताइए, जो कंपनी कार्य करने के सारे पैमाने पर खरे नहीं उतरती है, उसे यदि इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से घूस देकर प्रोजेक्ट मिल जाता है तो वह क्या करेगी? घटिया काम करेगी और जनता का नुकसान करेगी। ऐसा
पुल बनाएगी जो 2 साल में ही गिर जाएगा। ऐसी सड़क बनाएगी जो साल भर के अंदर कबड़ जाएगी। ऐसा बांध बनेगा जो पहली बारिश में ही बह जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रोजेक्ट ईमानदारी से नहीं बल्कि घूस देकर लिया गया है। ये तो हुआ उदाहरण। अब चलिए हकीकत पर आते हैं और जानते हैं कि ऐसी घटना कहाँ कहाँ हुई है, कैसे इस चंदे के गंदे खेल में कंपनी को टेंडर दिया गया है। नंबर 1, हाल ही में उत्तराखंड में जो सुरंग गिरी, आपको याद होगा, जिसमें 41 मजदूरों की जान पर बन आई थी। काफ़ी मशक्क़त के बाद 41 मजदूरों की जान बचाई जा सकी थी। क्या आपको पता है कि सुरंग बनाने का कॉन्ट्रैक्ट किसे मिला था? तो मैं आपको बता दूं, एक कंपनी है नवयुग इंजीनियरिंग। जी हाँ, नवयुग इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड को इस सुरंग बनाने का टेंडर मिला था। आपको जानकर हैरानी होगी कि सुरंग के काम शुरू होने से पहले कंपनी ने 55 करोड़ का इलेक्ट्रल बॉन्ड के जरिए चंदा दिया था राजनीतिक पार्टी को। अब घूस देकर टेंडर लेंगे तो सुरंग तो गिरेगी। अब चलिए एक और हकीकत से वाकिफ़ कराता हूँ आपको। यह घटना 2021 की है। 2021 के दिसंबर महीने में अहमदाबाद में एक निर्माणाधीन फ्लाईओवर नीचे गिर गया था और जिस कंपनी को फ्लाईओवर बनाने का टेंडर मिला था उसका नाम था रंजीत बिल्डकॉन। जी हाँ, रंजीत बिल्डकॉन। जब जांच हुई तो इस कंपनी पर घटिया मटेरियल और कम मात्रा में सीमेंट, मिट्टी, गिट्टी डालने का आरोप लगा था। और सबसे खास बात यह है कि यह कंपनी भी राजनीतिक पार्टी को चंदा देने के लिए 9 करोड़ का इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदी थी। यानी राजनीतिक पार्टियों को चंदा देने के लिए कंपनियों के पास पैसा है, लेकिन अच्छा काम करवाने के लिए पैसा नहीं है। काम करवाएंगे घटिया और पैसे देंगे पार्टी को। एक आखिरी घटना बताता हूँ। वैसे तो इस प्रकार की घटनाएं अनगिनत है। एक कंपनी है मेघा इंजीनियरिंग, बड़ा दिलचस्प है, इसे ध्यान से सुनिएगा। कंपनी है मेघा इंजीनियरिंग। इसने जितना पैसा राजनीतिक पार्टियों को चंदा में दिया, अगर जनता सेवा में एक भी अस्पताल या स्कूल बनवा देता तो जनता का भला हो जाता। आपको सुनकर हैरानी होगी कि मेघा इंजीनियरिंग कंपनी 966 करोड़ का इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदा है। यानी 966 करोड़ रुपया पार्टियों को चंदा देने में लुटा दिया। अब यह साफ साफ दिखता है कि इतना भारी भरकम चंदा कोई कंपनी किसी राजनीतिक पार्टी को खैरात में तो नहीं देगी, जरूर बदले में सरकार के साथ कोई बड़ी डील हुई होगी। ऐसी रिपोर्ट है कि मेघा इंजीनियरिंग जैसी छोटी कंपनी को कई महंगे प्रोजेक्ट दिए गए जिसके लिए वह एलिजिबल नहीं था। यहाँ तक कि मेघा इंजीनियरिंग पर एनजीटी ने फॉरेस्ट क्लियरेंस को इलीगल तरीके से पूरा करने का आरोप भी लगाया। फिर भी इसे गुजरात, मुंबई, कश्मीर जैसे राज्यों में कई भारी भरकम प्रोजेक्ट दिए गए। यानी यहाँ साफ दिखता है कि इस कंपनी ने 966 करोड़ का चंदा यूं ही नहीं दे दिया, बल्कि इसके बदले कई हजार करोड़ के टेंडर इसे मिला। अर्थात चंदा के बदले धंधा दिया गया। इसी को पकड़ा सुप्रीम कोर्ट ने और चंदा के बदले धंधा के कारोबार को अनकॉन्स्टिट्यूशनल, असंवैधानिक घोषित कर दिया। वीडियो में मैंने आपको कहा था कि इलेक्ट्रल बॉन्ड के इस गंदे खेल को सुप्रीम कोर्ट तक किसने पहुंचाया, यह मैं आपको बताऊंगा। तो मैं आपको बता दूं कि इस इलेक्ट्रल बॉन्ड के रूप में चंदा के नाम पर जो धंधा हो रहा था, इसको पकड़ा, उसमें से मुख्य रूप से था सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, एनजीओस कॉमन कॉज और एक रिटायर्ड बुजुर्गों की टीम एडीआर यानी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म। इन्होंने ही चंदे के इस गंदे खेल का पर्दाफाश करने का बीड़ा उठाया और सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल दर्ज किया और इनके तरफ से एक दिलेर वकील प्रशांत भूषण ने इनका पक्ष रखा। और इन लोगों के प्रयास का क्या नतीजा निकला, यह आप लोगों के सामने है कि इतना बड़ा स्कैम जो अंदर ही अंदर चल रहा था लोगों के सामने आ गया। तो सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ सीपीआई, एनजीओ कॉमन कॉज और रिटायर्ड बुजुर्गों की टीम एडीआर और वकील प्रशांत भूषण साहब को दिल से सैल्यूट। इन्होंने जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा जो राजनीतिक दल आपस में बंदर बांट कर रहे थे, इसका पर्दाफाश किया। दूसरी बात कहना चाहूँगा, कंपनियों के इलीगल पैसे को लीगल करने का मोदी सरकार ने जिस तरह से कानून बनाया, इन्हें तो दंडवत प्रणाम करने को जी करता है। और इलेक्ट्रल बॉन्ड रूपी कानून की ड्राफ्टिंग जिसने भी की होगी,
उसके शैतानी खोपड़ी की भी दाद देनी होगी। काला धन सफ़ेद करने का इतना पावरफुल फार्मूला मोदी सरकार ही बना सकती है। बस इलेक्ट्रल बॉन्ड रूपी चश्मा लगाओ और काले धन को सफ़ेद रूप में पाओ। बस इतना ही कहूँगा। इलेक्ट्रल बॉन्ड के नाम पर चंदा का धंधा जो चल रहा था वो तो रुक गया, परंतु इसमें अभी भी जांच चल रही है और बहुत जल्द इसमें बड़े नेता और कॉरपोरेट घराने के लोगों के गिरेबान तक कानून का शिकंजा पहुंचने की आशंका है, जिसका अपडेट हम आपको इसी चैनल पर देंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज इतना ही। वीडियो पसंद आने पर लाइक ज़रूर करें। बने रहिए हमारे चैनल सफ़र 24 के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।